नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम पेपर और बोर्ड के द्वारा अपलोड की गई हुई टॉपर की कॉपी दोनों को ही देखेंगे कि टॉपर ने किस प्रकार उत्तर लिखे हैं। आपने कभी भी 80 में से 80 नंबर आने वाले विद्यार्थियों की बोर्ड की कॉपी नहीं देखी होगी। तो आज हम सभी के साथ में इस कॉपी को शेयर करेंगे। हम देखेंगे कि टॉपर किस प्रकार उत्तर लिखता है, ताकि जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो भी इससे देखकर सीख सकें और अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकें। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का पेपर है ये। हिंदी साहित्य विषय है। समय है 3.25 घंटा और पूर्णांक है 80 नंबर। ये भी परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखें। इनको आप वीडियो को स्किप करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो इनको समझाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि पूरा पेपर आपको यहाँ बताऊंगा तो उसमें बहुत समय लग जाता है। इस वीडियो में आप दो चीजें देखोगे, एक तो पेपर का हल भी देखोगे और साथ ही साथ जो टॉपर उत्तर लिखता है उसकी कॉपी भी देखोगे। उसकी कॉपी में किस प्रकार 80 में से 80 नंबर आए हैं, उसने ऐसा क्या लिखा है, किस प्रकार उत्तर लिखे हैं, ये सारी जानकारी इसी एक ही वीडियो में हम देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये निर्देश की आप एक बार वीडियो को स्किप करके निर्देशों को भी पढ़ लें। जब निर्देशों को आप पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये निर्देश का है वापस। ये निर्देश है परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। ये भी विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ लें, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप वीडियो को स्किप करके और इनको पढ़ सकते हैं, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको किन किन निर्देशों को पढ़ना है वो सारे यहीं पहले पढ़ लोगे तो आप अवेयर हो जाओगे। और ये इधर प्रश्न है, चलो इसने क्या उत्तर लिखे हैं विद्यार्थी ने वो भी देख लेते हैं। ये देखें, खंड ए है, इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, टोटल 12 प्रश्न है और विद्यार्थी ने यहाँ किस प्रकार उत्तर लिख रखे हैं वो भी हम देखेंगे। 12 क्वेश्चनों के उत्तर यहीं लिख रखा है इसने। पहला जो क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं कि आपका पेपर भी सोल्व करवाएंगे और टॉपर की कॉपी में जो उत्तर लिखे हैं वो भी दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, धर्म के रहस्य की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ने करे, जो कहा जाए वही कान ढालकर सुन ले, इसे समझाने में किसका दृष्टांत दिया गया है। तो बताइए। ये पाठ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पाठ से हैं, जो सुमिरनी के मन के नाम से पाठ है, और इसमें हमारे 3 तरह के लघु निबंध दिए गए हैं। उसमें धर्म के रहस्य के लिए घड़ी का दृष्टांत लेखक ने दिया है, घड़ी का। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने उत्तर लिख रखा है विद्यार्थी ने, घड़ी का। एक बात और है कि खंड एक के जो 12 प्रश्न उनको एक ही जगह करना है, जैसे ये विद्यार्थी कर रखा है। 1 से लेकर 12 क्वेश्चन इसने एक ही जगह कर रखा है, तो आपको भी विद्यार्थियों को एक ही जगह करना है। दूसरा क्वेश्चन है, शेर किसकी मुद्रा में बैठा हुआ था। तो ये असगर वजाहत जी का जो पाठ है उससे है, और इसमें लघु कथाएं, इसमें 4 लघु कथाएं, इसमें 3 लघु निबंध है गुलेरी जी के में, और ये असगर वजाहत जी इस पाठ के अंदर लघु कथाएं हैं 4। तो शेर जो पाठ है उसमें बताना है कि किसकी मुद्रा में बैठा हुआ है। तो गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा हुआ है, गौतम बुद्ध की मुद्रा में। तीसरा क्वेश्चन है, वसंत आया कविता के रचनाकार हैं। वसंत आया जो कविता है वो उसके रचनाकार कौन है, किस कवि ने लिखा है, तो ये बताना है। तो इसमें रघुवीर सहाय, रघुवीर साई, रघुवीर साई जी की 2 कविताएं हैं, वसंत आया और तोड़ो। ठीक है, यहाँ इन्होंने भी रघुवीर साई लिख रखा है। चौथा, भरत राम का प्रेम पाठ तुलसी की किस रचना से लिया गया है। तो हम सभी जानते हैं रामचरित मानस से लिया गया है। यहाँ पर भी हमें उत्तर लिखना है रामचरित मानस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भैरव को उकसाने और भड़काने में किसकी प्रमुख भूमिका थी।
तो भैरव को उकसाने में प्रमुख भूमिका किसकी थी? जगदर की थी, जगदर की थी। विस्कोहर की माटी पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का अंश है। कौन सी आत्मकथा है विश्वनाथ त्रिपाठी की? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है नंगा तलाई का गांव। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की आत्मकथा का नाम है नंगा तलाई का गांव। विद्यार्थी ने भी लिख रखा है नंगा तलाई का गांव। कोइया वही जलपुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ में इसका एक अन्य नाम है। तो यह अन्य नाम बताना है। तो इसका अन्य नाम है कोका बेली। कोइया वही जलपुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। बिल्कुल सही है। कोका बेली को क्या कहते हैं? कोइया भी कहते हैं और इसको भसीण भी कहते हैं। ठीक है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता की किस स्तंभ से लिया गया है? तो किस स्तंभ से लिया गया है? तो लिया गया है कागज कार्य। कागज कार्य स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरी किसी विद्या के लिए यह कतई जरूरी नहीं कि वह इसका सहारा ले, लेकिन नाटक का इसके बिना काम नहीं चल सकता। उपयुक्त कथन किसके लिए कहा गया है? नाटक में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना नाटक लिखा ही नहीं जा सकता? ऑप्शन दे रखे हैं कथ्य के लिए, कल्पना के लिए, नायक के लिए या संवाद के लिए। तो नाटक के जो प्राण होते हैं वो संवाद होते हैं। क्या होते हैं? संवाद। नाटक के प्राण क्या होते हैं? संवाद होते हैं। और किसी के अंदर अगर प्राण ही नहीं होंगे तो वो कैसे जीवित रहेगा, कैसे चलेगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे उसका अस्तित्व होगा? इसलिए संवाद के लिए बात कही गई है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में संवाद के लिए। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है। इसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। ये इस शैली को कहते हैं। तो इस शैली को क्या कहते हैं हमें बताना है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से पहले हम समझते हैं। ये कहना चाह रहा है कि यह शैली कहानी और कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है। यानी ऐसी शैली जो कहानी और कथा शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। क्लाइमैक्स कहानी और लेखन शैली में बिल्कुल लास्ट में आता है, लेकिन इसकी उल्टी शैली हमें बतानी है। तो वो हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है। तो यह शैली यानी उल्टा पिरामिड शैली जो कहानी और कथा लेखन की शैली की बिल्कुल उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमैक्स पहले आता है, लेकिन कथा और कहानी में क्लाइमैक्स अंत में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। ये है 10 में उल्टा पिरामिड शैली। विशेष लेखन में डेस्क होता है। विशेष लेखन हम जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें डेस्क क्या होता है ये पूछा गया है अलग अलग विषयों के समाचारों के लिए। ठीक है। तो अलग अलग विषयों के समाचारों के लिए डेस्क होता है। हर्ष भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तमपुरी किस विशेष क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? किस विशेष क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो खेल समाचारों के लिए जाने जाते हैं। तो ये विद्यार्थी ने 12 क्वेश्चनों के उत्तर एक जगह दिए हैं, एक खंड के उत्तर। अब इसी खंड का ए खंड का दूसरा प्रश्न चालू हो रहा है, जिसके उत्तर भी इसी खंड के अंदर आगे जो कॉपी है उसमें देने होंगे। ठीक है। तो अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, काव्य का वह गुण जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाता है, उसे कौन सा गुण कहा जाता है? खालिस्तान में हमें बताना है कि वह काव्य का कौन सा गुण है जिसके कारण वाक्य को हम पढ़ते हैं और पढ़ते ही तुरंत ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो इसका उत्तर है प्रसाद गुण। गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। तो इसमें प्रसाद गुण। ठीक है। अर्थ, जब अर्थ सहज ही समझ में आ जाए या जहां अर्थ को समझने के लिए मस्तिष्क पर बहुत जोर लगाना पड़ता है, वहां कौन सा दोष होता है हमें बताना है। तो कोई भी काव्य है, कोई भी पंक्ति है, उसको हम समझ रहे हैं, लेकिन समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, मस्तिष्क पर जोर लगाना पड़ता है, तो वहां उसमें क्लिष्टत्व दोष होता है। क्लिष्ट शब्द होते हैं इसलिए समझ में नहीं आती है, क्लिष्टत्व दोष।
इसका उत्तर हो जाएगा क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष को इस तरह लिखते हैं, क्लिष्टत्व, ठीक है, क्लिष्टत्व दोष। अगला प्रश्न है, यह मात्रिक विषम छंद है, यानी मात्रिक छंद है और विषम छंद भी है, जो दोहा और रोला की छंदों के मेल से बनता है, वो कौन सा छंद कहलाता है? वो कौन सा छंद कहलाता है? तो हमें पता है दोहा और रोला से कौन सा बनता है? दो रो, कुंडलिया। कौन सा बनता है? कुंडलिया, ठीक है, तो कुंडलिया छंद बनता है। गीतिका के आरंभ में क्या जोड़ने पर हरि गीतिका बनता है? गीतिका जो छंद है उस पर क्या जोड़ने से हरि गीतिका छंद बनता है, बताना है। तो हम जानते हैं कि जो गीतिका छंद होता है उसमें 26 मात्राएं होती है और हरि गीतिका जो छंद होता है उसमें 28 मात्राएं होती हैं। तो दो मात्राएं जोड़ने पर क्या उत्तर होगा इसका? दो मात्राएं जोड़ने पर गीतिका छंद हरि गीतिका छंद बन जाता है, ठीक है। तो दो मात्राएं, ठीक है, दो मात्राएं जोड़ने पर। अगला प्रश्न है, जहां दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? बिंब प्रतिबिंब भाव। जहां बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, एक बात कही जाए और उसी बात की पुष्टि करी जाए, वही बात अगली पंक्ति में दोहराई जाए, तो वो होता है दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान है, में प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है तथा निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह काम करते या सुख दुख आदि भावों से पूरित या प्रभावित दिखाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कौन सा अलंकार होता है उसमें? तो इसमें होता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश को पहले पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। ध्यान से पढ़ने के बाद में उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में हमें इस पैराग्राफ में से इन प्रश्नों के उत्तर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्किप करके आप इसको पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्ट उत्तरों को देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे ने क्या लिखा है। विश्व में किस देश के पास ऐसी भूमि है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके? तो ये लिख रहे हैं, विश्व के किसी भी देश के पास ऐसी भूमि और संसाधन नहीं है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके। विश्व के किसी देश के पास ऐसी भूमि नहीं है। किसके आधार पर दे रहे हैं? अपठित गद्यांश के आधार पर दे रहे हैं। किसे अवांछित समझौते करने पड़ते हैं? तो प्रत्येक देश को किसी न किसी आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। परिणाम स्वरूप एक देश को दूसरे देश से दबना पड़ता है और उसे अनिवार्य रूप से अवांछित समझौते करने पड़ते हैं। ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा है, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई? तो भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो यह प्रतिक्रिया हुई कि परमाणु परीक्षण के पश्चात विश्व ने हम पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे, ठीक है। इराक पर प्रतिबंध लगने पर क्या हुआ? तो इराक पर प्रतिबंध लगने पर उसे दाने दाने के लिए तरसना पड़ा, मोहताज होना पड़ा। किसे कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा? तो परमाणु परीक्षण करने के पश्चात भारत को विश्व के द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए थे। क्या हमारे देश का कोई काम रुका? क्या देशवासियों को किसी कष्ट का सामना करना पड़ा? कभी नहीं। अर्थात भारत को कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक है विश्व की भूमि। शीर्षक एक से ज्यादा भी निकाले जा सकते हैं। बच्चे ने विश्व की भूमि शीर्षक लिखा है जो एग्जामिनर ने सही माना है और उनको 6 में से 6 नंबर मिले हैं, ठीक है। आगे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, खंड ए का ही। अभी देख रहे हो आप लोग, खंड ए चल रहा है। खंड ए में पहला क्वेश्चन था, उसमें 12 क्वेश्चन थे, दूसरा था उसमें 6-7 थे और तीसरा क्वेश्चन उसमें 6 है और चौथे क्वेश्चन में भी 6 है।
तो इन सभी ए खंड वालों को प्रश्नों को एक ही साथ हल करना है, कंटिन्यूस हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ये अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश का मतलब हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, सिलेबस है हमारा 12वीं का या जो भी विषय का आप एग्जाम दे रहे हो, उससे अन्य किताबों में से आता है पद्यांश या गद्यांश, उसको हम अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश कहते हैं। तो यहाँ पर मेरा भाई का है ये, और इसके अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं बाद में 6, और इनके उत्तर हमें इसमें लिखना है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये आपको पढ़ना है एक बार। और पहला प्रश्न पूछा गया, मीरा ने कैसा धन पाया है? तो मीरा ने कैसा धन पाया है? राम रत्न रूपी धन पाया है। ठीक है। सतगुरु ने कैसी वस्तु दी है? दूसरा क्वेश्चन है, सतगुरु ने कैसी वस्तु दी है? तो सतगुरु ने अमोलक वस्तु दी है, अनमोल वस्तु दी है जिसका कोई मोल ही नहीं है, ऐसी वस्तु सतगुरु ने मीराबाई को प्रदान की है। तीसरा क्वेश्चन है, सब कुछ खोकर मीरा ने कैसा धन प्राप्त किया? तो इसका उत्तर इसी के आधार पे निकालना है। ठीक है, तो मीरा ने सब कुछ खोकर राम रतन धन रूपी धन पाया। सब कुछ खोकर राम रूपी रत्न का धन मीराबाई ने पाया। मीरा के धन की क्या विशेषता है? तो मीरा के धन की विशेषता बताई गई है। मीरा के धन की यह विशेषता है कि धन को जो कोई चुरा कर लेवे तो वह दिन दिन और बढ़ता जाएगा। खर्चे नहीं, कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, यानी इसको खर्चते हैं या उसको कोई चोरी कर लेते हैं तो ये दिन दिन बढ़ता ही रहता है। ठीक है, ऐसा जो है मीराबाई का धन की विशेषता बताई गई है। खर्च करने पर, चोरी होने पर दिन पे दिन बढ़ता ही जाता है। सत की नाव के खेवटिया कौन है? तो सत की नाव के खेवटिया कौन है? सतगुरु है। सत की नाव के खेवटिया कौन है? सतगुरु है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो मीरा की राम भक्ति। मीरा की राम भक्ति तो नहीं है, सिर्फ मीरा की भक्ति है, क्योंकि मीराबाई ने यहाँ पर जो राम शब्द का प्रयोग किया है वो भी कृष्ण भगवान के लिए ही किया है, इसलिए हम मीरा की भक्ति कर सकते हैं, मीरा की भक्ति। लेकिन एग्जामिनर ने इसको सही माना है क्योंकि राम जी का नाम आ रहा है जगह जगह, तो इन्होंने सही मान लिया है। तो इनके 6 में से 6, इस क्वेश्चन में भी 6 में से 6 नंबर आए हैं। ठीक है, तो अब ये खंड ब चालू हो गया है, खंड ब चालू हो गया है। हमने देखा वो खंड ए था, खंड ए के अंदर सारे प्रश्नों को विद्यार्थी ने एक ही जगह कर रखा था। अब ये खंड ब चालू हो गया है। अब इस खंड के जो भी प्रश्न हैं उनको हमें एक जगह ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन थे? हम जो पाठ पढ़ रहे थे, प्रेम घन की छाया स्मृति, प्रेम घन की छाया स्मृति, उस पाठ को हम पढ़ेंगे तो उसमें इन रामचंद्र शुक्ल जी की समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली है, उनके नाम पूछे गए, वो नाम हमें बताने हैं। तो बाबा भगवान दास हालना जी, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे इत्यादि थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक्कर खड़ी क्यों हो गई? संवदीय पाठ के आधार पर लिखिए। तो फणीश्वरनाथ रेणु का ये पाठ है जिसमें संवदीय कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक कहानी संवदिया में लेखक बताते हैं कि मोदियाइन काबुली कायदा सुनते ही तमक्कर खड़ी हो गई। कुछ साल पहले गुल मोहम्मद आगा गांव में कपड़ा बेचने आया करता था। वह मोदियाइन के ओसारे में दुकान लगाता था। वह कपड़ा उधार देते समय बहुत मीठा बोला करता था और वसूली करते समय जोर जुलम से एक के दो वसूलता था, कोशिश करता था। एक दिन गांव वालों ने उसकी पिटाई कर दी। मोदियाइन भी उसी की तरह करने लग गई थी और वह उससे बहुत चिढ़ती थी, इसलिए वह काबुली कायदा का नाम सुनते ही चिढ़ जाती थी। ठीक है, तो ये विद्यार्थी ने बिल्कुल सही उत्तर लिखा, इसलिए यहाँ पर इसके पूरे में से पूरे नंबर इनको मिले हैं।
सरोज स्मृति कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। सरोज स्मृति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है और इनकी दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। तो मूल संवेदना क्या है? तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति कविता में कवि निराला अपनी दिवंगत पुत्री के विवाह को स्मरण कर इस कविता को लिखते हैं। कवि निराला ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। कवि कहते हैं कि विवाह के समय पुत्री सरोज अत्यंत सुंदर लग रही थी। पुत्री सरोज माँ विहीन थी। उससे विवाह के समय दी जाने वाली शिक्षा भी पिता द्वारा ही दी गई। पुत्री सरोज विवाह के कुछ दिनों बाद पुत्री सरोज मृत्यु को प्राप्त हो गई। कवि निराला ने अपनी बेटी का तर्पण अपने समस्त अच्छे कर्मों का अर्पण कर पुत्री सरोज को तर्पण किया था। तो ये मूल संवेदना ही है जो बतानी थी। मूल संवेदना तो यही है कि निराला जी का जीवन दुखों से भरा हुआ था और ये दुख और भी बढ़ गया जब निराला जी की जो बेटी है उसकी मृत्यु हो गई। निराला जी ने किस प्रकार इस कविता के अंदर अपनी बेटी को याद करते हुए उसके तर्पण की बात कही है वो यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखी गई है जो एग्जामिनर ने सही मानी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कुसुमित कानन हेर कमलमुखी मूदी रहे दू नयन, काव्य पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 8 से पहले हम एक बार ये जो प्रश्नों के उत्तर लिखे गए 9वें का उत्तर देखते हैं एक बार। जगदर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। जगदर के लिए ऐसा क्यों कहा गया है? पठित पाठ के आधार पर समझाइए। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ सूरदास की झोपड़ी, सूरदास की झोपड़ी में दलित व शोषित वर्ग का अंकन किया गया था। भैरव ने शत्रुतावश सूरदास की झोपड़ी जला दी और उसके पैसे चुरा लिए। जगदर को पता चला कि सूरदास के रुपयों की पोटली भैरव ने चुराई है, तो वह भैरव से उन रुपयों में से आधे रुपए लेना चाहता था, लेकिन भैरव उसे नहीं देना चाहता था। इसलिए जगदर का मन खोंचा लेकर गलियों में लगाने का न हुआ। वह बहुत बेईमानी करता था। जगदर ने जब भैरव ने उसे आधे पैसे नहीं दिए तब सूरदास के पास जाकर बदनीयत से सुभागी और सूरदास को बता दिया कि रुपयों की पोटली भैरव ने चुराई थी। ठीक है, तो सारे पैसे भैरव को अनायास बिना कमाए ही मिल गए थे और इस बात से जगदर को बहुत ईर्ष्या होती है कि इसको कैसे ऐसे पैसे मिल गए। इसलिए उसका आज काम पर जाने का मन नहीं हुआ जो वो काम करता था। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बच्चे ने लिख रखा है, तो 11 का उत्तर देखते हैं पहले। प्रतीप अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रतीप अलंकार की परिभाषा, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप अलंकार उसे कहते हैं जिसमें उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कह दिया जाता है, तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण क्या दिए देखें। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। उपमा अलंकार का जो उल्टा होता है उसे हम यहाँ पर चंद्रमा को मुख के समान सुंदर बताया गया है, न कि मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है, इसलिए बिल्कुल सही लिखा है विद्यार्थी ने। ठीक है, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 विद्यार्थी ने कर रखा है, कविता में बिंब और छंद किस प्रकार सहायक होते हैं? तो कविता में बिंब और छंद अत्यधिक महत्व रखते हैं। बिंब और छंद के बिना कविता की कल्पना नहीं की जा सकती है। कविता रचना करते समय हमारे मन में कुछ चित्र उभर कर आते हैं जिससे कविता की रचना की जा सके। कविता रचना करते समय छंदों के माध्यम से कविता में गहनता आती है। कविता रचना करते समय उचित लय, गति, यति, तुक, ताल आदि का ध्यान अति आवश्यक होता है। बिंबों के माध्यम से कविता रचना करते समय उसे आसानी होती है। बिंबों के माध्यम से जो कवि है वो चित्रात्मक बना देता है कविता को, और छंदों के माध्यम से जो है गति, लय, तुक ये सब आ जाती है, कविता
बंध जाती है छंदों में। तो यहाँ पर कविता और बिंब दोनों के बारे में सहायक पूछे गए, तो इस प्रकार बिंब और छंद कविता को सहायक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, समाचार लेखन में मुखड़े यानी इंट्रो को समझाइए। समाचार लेखन में मुखड़े यानी इंट्रो को समझाइए। तो ये वही है, उल्टा पिरामिड शैली के अंदर समाचार लेखन किया जाता है, जिसकी जो क्लाइमेक्स है वो इंट्रो के अंदर ही आता है। तो समाचार लेखन में इंट्रो यानी मुखड़े सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। समाचार लेखन में इंट्रो, बॉडी और समापन के माध्यम से समाचार लिखे जाते हैं। इंट्रो यानी मुखड़ा में उल्टा पिरामिड शैली के प्रथम 4 ककार क्या, कौन, कब, कहाँ उपयोग में लाए जाते हैं। मुखड़ा अर्थात इसमें प्रारंभिक पंक्तियों एवं महत्वपूर्ण पंक्तियों को लिखा जाता है और उसके बाद बारी आती है, बारी व समान में घटना का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इससे सबसे महत्वपूर्ण खबरों को इंट्रो में, फिर उससे कम महत्वपूर्ण खबरों को अर्थात इसे घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो इंट्रो के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होती है वो इंट्रो के अंदर ही लिखी जाती है और उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। जो 6 ककार होते हैं समाचार लिखने में काम में आने वाले, उनमें से 4 ककारों का वर्णन तो इंट्रो के अंदर ही दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र में खेल पत्रकारिता की विशेषताएं लिखिए। तो विशेष लेखन के क्षेत्र में खेल पत्रकारिता की विशेषता निम्न प्रकार है। विशेष लेखन के क्षेत्र में खेलों के लिए खेल के नियम, उसके सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है। विशेष लेखन के क्षेत्र में खेल पत्रकारिता में उसकी शैली अर्थात खेलों के बारे में पत्रकारिता कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं। खेलों के बारे में खेल की बारीकियों का ध्यान रखा जाता है। तो खेल क्षेत्र की पत्रकारिता की विशेषता है कि खेल क्षेत्र की बारे में अगर कोई भी पत्रिका लिखेगा, पत्रकारिता करेगा खेल के क्षेत्र में, तो उसे खेलों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस खेल के बारे में पत्रिका लिख रहा है विशेष रूप से, तो उस खेल के बारे में और जितने भी खेल हैं उनके नियम कानून कायदे, कब से खेले जा रहे हैं, कहाँ होने हैं आगे वाली प्रतियोगिताएं, उन सब की संपूर्ण जानकारी पत्रकार को होनी चाहिए जो विशेष लेखन कर रहा है। यही बात यहाँ पर विशेषता के रूप में पूछी जा रही है। अगला जो प्रश्न है, भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय लिखिए। एक साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है, एक लेखक का और एक कवि का। तो भीष्म साहनी का पूछा गया है। तो लेखक भीष्म साहनी का जन्म सन 1915 में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। इनका व्यक्तित्व सरल एवं सादगीपूर्ण था। लेखक भीष्म साहनी जी के बड़े भाई का नाम बलराज साहनी था। लेखक भीष्म साहनी भी नेताओं का आदर सम्मान करते थे। इसकी रचना निशाचर, पाली, डायन, वामचू, भटकती राख, पहला पाठ, कहानी संग्रह, झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर इत्यादि। इसका निधन 2003 में हुआ, इनका निधन। ठीक है, तो ये 2 नंबर का आया है, 2 नंबर विद्यार्थी को मिले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगला जो प्रश्न है वह है, रघुवीर साय का साहित्यिक परिचय दीजिए। रघुवीर साय का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ये कवि हैं और ये लेखक हैं, दोनों का 2-2 नंबर का आया है यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा है। रघुवीर साय का साहित्यिक परिचय। रघुवीर साय प्रमुख रघुवीर साय का जन्म 1929 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि रघुवीर साय पेशे से एक पत्रकार थे। पेशे से पत्रकार थे। इनकी कविताएं बाजार की बेलोस भाषा में लिखी गई हैं। इन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक विसंगतियों की समाज में व्याप्त उसे अपने लेखन काव्य के माध्यम से राजनीतिक भ्रष्टाचार और छलपूर्ण, ये इन्होंने लिखा है। तो एक बार ऐसे वीडियो अगर हम बनाएंगे पूरे का तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं एक बार हर पेज को और क्वेश्चन को सामने दिखाकर आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आप स्किप करके एक एक क्वेश्चन का उत्तर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, ये इसका उत्तर लिखा हुआ है। कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मुदि रहे दो नयान। ठीक है, विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। इसमें कुसुमित यानी फूलों के वन को देखकर जो कमल मुखी, कमल के जैसे सुंदर मुख वाली जो नायिका है, वह अपने दोनों आंखों को बंद कर लेती है। क्यों बंद कर लेती है वो यहाँ पर वर्णन
किया है। ठीक है, तो स्किप करके इसको आप देख सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया, पठित पाठ के आधार पर बताइए। जो हमारा अंतराल 2 के अंदर ये पाठ है, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, प्रभास जोशी द्वारा लिखा गया, उसमें से पूछा गया है। तो ये यहाँ पर इस विद्यार्थी ने ये उत्तर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं वीडियो को स्किप करके। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। खंड 6, ये खंड 6 चालू हो चुका है। खंड 6, ये खंड 6 यहाँ विद्यार्थी ने भी लिखा है, खंड 6। और विरहिणी नायिका पर 12 मासों का प्रभाव किस प्रकार होता है, लिखिए। और देवसेना का गीत कविता की मूल संवेदना लिखिए। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ विद्यार्थी ने इसका लिखा है। तो सूफी संत शाखा के प्रमुख कवि हैं जायसी। ये यहाँ तक उत्तर लिख रखा है। प्रियतम सर्दी के कारण सूरज भी लंका अर्थात दक्षिणायन में जाकर तपने लगा है। और अभिप्राय ये है, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ विद्यार्थी ने कर रखा है। जो क्वेश्चन है, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था। तो इस सॉरी विद्यार्थी ने। ठीक है, अब जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर तो अगर किसी को आ रहे हैं तो वो लिख ही लेगा, लेकिन यहाँ विद्यार्थी इनमें थोड़ी मिस्टेक करता है। जो गद्यांश है, सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक विद्यार्थी करता है। इसको देखते हैं ये विद्यार्थी किस तरह कर रखा है। ये 20 यहाँ पे कर रखा है इसने। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, एक पद्यांश की पूछी जाती है। दोनों में ही अथवा आता है। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों, क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है। ये जो पद है, ये विद्यार्थी ने यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या के रूप में किया है शायद। यही किया है। तो प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से गद्य खंड में कुटज पाठ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संकलित है। ठीक, प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कुटज के पौधे की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुटज विपरीत परिस्थितियों में भी लहलहाता रहता है, घबराता नहीं है, लहलहाता रहता है। ठीक है, व्याख्या लिखी है। ये इस तरह से संदर्भ और प्रसंग लिखना है, और फिर हमें व्याख्या लिखनी है, और उसके बाद में विशेष लिखना है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के माध्यम से हमें विपरीत परिस्थितियों में भी, ये सारा इसी तरह से लिखना है। और ये फिर विशेष लिखा है यहाँ पे विद्यार्थी ने। ठीक है, वर्तमान में स्वार्थी लोगों पर व्यंग्य किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में कुटज का पौधा विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की शक्ति देता है, भाषा सरल सहज प्रभावमयी है। ठीक है, तो ये 5 में से 5 नंबर यहाँ विद्यार्थी को मिले हैं। अब ये दूसरा जो है पद्यांश है, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, और ये ऐसे हैं जिनमें अच्छे नंबर विद्यार्थी ला सकता है। पहला है, पुलक शरीर सभा ठाडे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनि नाथ निभा, एहि ते अधिक कहो में कहा। ये है। और दूसरा है, यह मधु है, स्वयं काल की मोहना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पे। ठीक है, दोनों में से एक करना है। यहाँ पर तुलसीदास जी जो वाला पाठ है, उसका यहाँ पर विद्यार्थी ने सप्रसंग व्याख्या लिखी है। ठीक है, तो पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या करनी है। उसके बाद क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ये यहाँ पर व्याख्या विद्यार्थी ने कर रखी है। ठीक है, ये व्याख्या विद्यार्थी ने कर रखी है, तो इसको भी स्किप करके एक बार आप देख लें। इसी तरह आप भी जब एग्जाम दोगे विद्यार्थी, तो आपको भी इसी तरह से उत्तर लिखने हैं। यही यहाँ पर बताने का पर्पज है, इसीलिए ये सारी
कॉपी के पूरे पृष्ठ, एक एक पृष्ठ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखें अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 22 थी, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध आ गया और 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये 5 नंबर के थे, ये 6 नंबर के हैं। तो निबंध यहाँ पर विद्यार्थी ने लिख रखा है, हमारा स्वास्थ्य और भोजन। हमारा स्वास्थ्य और भोजन, इस पे लिख रखा है हमारा स्वास्थ्य और भोजन। ये आप देख लीजिए, रूपरेखा लिख रखी है, प्रस्तावना, हमारा स्वास्थ्य और भोजन का महत्व, हमारा स्वास्थ्य और भोजन के सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, और फिर उपसंहार भी लिखा होगा आगे, यहाँ भूल गया बच्चा। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखना होता है। ठीक है ना, तो आगे और दिखा देता हूँ इसका पेज। ये देख लीजिए, हमारे स्वास्थ्य और भोजन का महत्व। ठीक है, ये हो गया। इसको भी आप एक बार वीडियो को स्किप करके पढ़ लेना। ठीक है ना, और ये आगे देखते हैं। ये यहाँ तक विद्यार्थी ने लिखा है, यहाँ तक विद्यार्थी ने लिखा है। ये क्या आ गया, आगे से ही है, आगे से कॉपी ऐसी स्कैन हो रखी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसने लिख दिया है। अगले पेज पे देखते हैं। ये अब यहाँ तक विद्यार्थी ने पूरा काम कर दिया है। ठीक है, ये 22 क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था। तो ये यहाँ पर मैंने कॉपी आपको दिखा दी है, पेपर यहाँ पर आपको दिखा दिया है। पेपर सोल्व भी हो चुका है एक तरह से, और कॉपी भी आपने देख ली है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी विद्यार्थी अच्छे नंबर लाए बिना नहीं रहे। ठीक है, और ये दोनों, इसकी और इसकी पीडीएफ मैं अपने जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इनको ऐसे कैसे देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।